बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो फेडरल बोर्ड और बाकी तमाम बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है और अच्छी तरीके से आपने इनको समझना है ताकि आपका पेपर अच्छी तरीके से अटैम्प्ट हो सके। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड, कि अगर एक सिंपल पेंडुलम की लंबाई को बढ़ा दिया जाए, डबल कर दे, व्हाट विल बी चेंज इन इट्स टाइम पीरियड, तो इसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप इस डायग्राम में देखें कि इस डायग्राम में ये एक बॉल है जिसको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया है और ये एक पेंडुलम बन गया है। अब ये लेंथ है इसकी, और यहाँ अगर हम एक बॉल को ए पॉइंट से रिलीज करें तो ये बॉल बी पॉइंट की तरफ मूव करेगी, अपने मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करेगी, और बी से वापस आते हुए वो जब ए पे आएगी उस वक्त उसको कितना टाइम एक वाइब्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उस टाइम को टाइम पीरियड कहा जाता है। और एज वी नो डैट के द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड of simple pendulum is t is equals to 2 pi under root l by g according to the condition of questions, कि अगर हम इसकी लेंथ को बढ़ा दें, डबल कर दें, मतलब कि इस l की जगह पे हम 2l पुट करें तो इसके टाइम पीरियड पे क्या चेंजिंग आएगी। तो इफ़ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज डबल, कि जब हम लेंथ को बढ़ा दें 2l पुट करेंगे तो इस एल की जगह पे हम 2l पुट करेंगे तो हमारे पास अब इसमें इस स्टेप के बाद ये जो अंडर रूट 2 है ये अलहदा बाहर आ जाएगा, और बाकी यहाँ पे हमारे पास 2 पाई अंडर रूट l बाई जी बचेगा, जो कि एक्चुअली इसका टाइम पीरियड का सिंपल फार्मूला था। तो अब इसकी जगह पे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी की जगह पे हम टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये टी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये टाइम पीरियड बन जाएगा। और जो नया टाइम आएगा हमारे पास वो होगा टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2, और टी जो टाइम्स इसका इंक्रीज हो जाएगा, कि थस द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज इज बाय अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो होती है 1.41 टाइम्स, तो इट मीन्स के टाइम पीरियड इसका 1.41 टाइम्स बढ़ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, A ball is dropped from certain height onto the floor and keeps bouncing, के एक बॉल को, जब ये डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं कि एक बॉल को किसी हाइट से नीचे गिराया जाए तो वो लगातार बाउंस होती रहती है। इज द मोशन ऑफ बॉल सिंपल हार्मोनिक, क्या इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक होगी या नहीं होगी, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो नो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसकी मोशन नहीं होगी, इसका आपने जवाब देना है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है। अगर हम एक बॉल को हाइट से रिलीज करते हैं वो फ्लोर पे बाउंस तो होती रहती है, लेकिन वो वापस उसी ही हाइट पे आके रुकना उसको चाहिए, लेकिन वो नहीं रुकेगी, इसलिए वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल में नहीं आती। तो द बॉल ऑफ बाउंसिंग बॉल इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड पोजिशन टू वाइब्रेट, कि इसका कोई भी एक फिक्स्ड पोजिशन नहीं है जिसके गिर्द वो वाइब्रेट करे, एंड नॉट फुलफिल द कंडीशंस ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को वो पूरा नहीं करती, जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने बताना होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। SHM occurs when the net force is proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त हम एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है कि जिसके अंदर नेट फोर्स उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। क्वेश्चन नंबर 3, A student performed 2 experiments with a simple pendulum. एक स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम से 2 तजर्बे करता है। He and she used 2 bobs of different masses by keeping other parameters constant. बाकी सारी चीज़ें, मतलब कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ कांस्टेंट रख के वो 2 मैसेज डिफरेंट
मैसेज को इस्तेमाल करता है, एक का मैस ज़्यादा है और एक का मैस कम है। टू हिज और हर एस्ट्रोनॉइशमेंट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिड नॉट चेंज। उसके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में कोई भी तब्दीली नहीं आती। वाई, इसकी हमने रीज़न बतानी है। ये एज वी नो डेट के द फार्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सिर्फ इसमें दो ही चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, एक है लेंथ ऑफ द पेंडुलम और जी इसमें होगी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। above formula clearly shows that time period of simple pendulum is independent of mass। इसमें mass यूज नहीं होता, तो इसलिए मैस जब जितना भी हम डिफरेंट मैसेज के बॉब लेके सिंपल पेंडुलम को बना लें तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के ऊपर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। Therefore, when a student performed two experiments with simple pendulum by using two boxes of different mass by keeping other parameters constant, the time period of simple pendulum remains constant। तो टाइम पीरियड उसका एक जैसा रहेगा, कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, अगर लेंथ को चेंज कर दिया जाए, इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर दी जाए पेंडुलम की, या ग्रेविटी की वैल्यू को चेंज करें, इट मीन्स कि अगर हम अर्थ की सरफेस पे पेंडुलम को इस्तेमाल करें तो उसका टाइम पीरियड की और वैल्यू आएगी। अगर हम उस सिंपल पेंडुलम को हाइट के ऊपर लेके जाएंगे तो जिसकी वजह से एक्सीलरेशन की वैल्यू डिक्रीज होती है और टाइम पीरियड के ऊपर भी इफेक्ट होगा। लेकिन मैथ्स को कम या ज़्यादा करने की वजह से इसके टाइम पीरियड के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। Question number 4. What type of waves do not require any material medium for their propagation? के किस किस्म की वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए किसी रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती? वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशंस। के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए किसी भी रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे आर काज्ड ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के मिक्स करने की वजह से बनती है, जिसमें आप इस डायग्राम में देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। और ये पर्पल कलर की जो लाइन है ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है, और जो ग्रीन कलर की इसमें डायग्राम में लाइंस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बता रही हैं। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज करने की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के चेंज करने की वजह से ये वेव्स बनती है। इसलिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। रेडियो वेव्स को भी रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइट वेव्स जो सन से ज़मीन तक लाइट्स आ रही हैं वेव्स की फॉर्म में, तो इसको भी जो है रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक्सरेज। Question number 5. Plane waves in a ripple tank undergo refraction when they move from deep to shallow water। और रिपल टैंक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वाटर की वेव्स बनाने के लिए और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए इस्तेमाल होता है। उस रिपल टैंक के अंदर एक प्लेन वेव्स रिफ्रैक्ट होती है जब वो डीप से शैलो वाटर की तरफ इंटर करती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक डायग्राम है, यहाँ पे ये डीप वाटर है, स्ट्रेट लाइंस में ये मूव कर रही हैं, इसलिए इसको प्लेन वेव्स कहते हैं। जब इसके शैलो वाटर में चेंज होगा तो अब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। व्हाट चेंज अकर्स इन द स्पीड ऑफ वेव्स। तो वेव्स की स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा अगर एक प्लेन वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ इंटर करती हैं। एज वी नो डैट के स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है फार्मूले से v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इसमें v वेलोसिटी ऑफ द वेव होगी, f जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लैम्डा इसमें वेव लेंथ है बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको वेव लेंथ कहा जाता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट स्पीड ऑफ वेव्स डिपेंड्स अपॉन वेव लेंथ। कि स्पीड ऑफ वेव या तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है या तो वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है।
When plane waves in the ripple tank undergo, they move from deep to shallow water and their wavelength decreases. कि जैसे ही रिपल टैंक के अंदर प्लेन वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ इंटर होती हैं तो उसकी वेवलेंथ में इफेक्ट पड़ता है, उसकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस डायग्राम में यहाँ पे इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और जैसे ही ये इसकी डायरेक्शन चेंज होने के बाद इसकी वेव देखें कि वेवलेंथ इसकी कम हो गई है, हैंस द स्पीड ऑफ वेव आल्सो डिक्रीजेस, तो जिसकी वजह से स्पीड भी इसकी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि स्पीड एंड वेव लेंथ बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे जिनको आपने अच्छी तरीके से समझना है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी आपके कन्फ्यूजन होंगे वो सारे मैंने दूर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको जो ये क्वेश्चंस मदद देंगे बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।